और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम एनसीईआरटी का फिजिक्स का क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.6, उसको करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल है एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। तो इस क्वेश्चन को करने के तीन तरीके हैं। एक तो हम इसको वेक्टर मेथड से कर सकते हैं, एक जो रिजल्टेंट हम निकालते हैं जिसको कि हम 11th क्लास में वेक्टर में एनालिटिकल मेथड कहते थे, उससे कर सकते हैं। और एक इसको हम कंपोनेंट में, जो फोर्सेस है उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका है जो हमने वेक्टर में पढ़ा था कि रिजल्टेंट निकालो, और रिजल्टेंट का आपको फार्मूला याद होगा। इस तरह से हमने एक फार्मूला पढ़ा था, आर इक्वल्स टू 11th क्लास में, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ पर ए बी क्या है, ये वेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर फोर्सेज होंगे, और थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, यानी कि वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। और क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये है कि ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज, तीनों कॉर्नर पे एक सिमिलर पॉजिटिव चार्ज यानी क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू रखा हुआ है। और इसके सेंट्रॉइड पे, याद रखना सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पर उसके मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, उसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रख दिया, मान लो क्यू नॉट। तो हमें ये निकालना है कि सेंट्रॉइड पे यानी कि ओ पॉइंट पे जो चार्ज रखा है क्यू नॉट, उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा, वो हमें निकालना है। तो इसमें ध्यान रखेंगे सबसे पहले एक चीज कि जिस पर हमें नेट फोर्स निकालना है, सबसे पहले हमें यह पता हो कि उस पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है। तो क्यू नॉट पर कौन फोर्स लगा रहा है, क्यू नॉट के अलावा जितने भी चार्ज है, यानी कि जो ए पे रखा होगा एक तो वो होगा, जो बी पे रखा है एक वो है, और सी पे जो रखा है तीसरा चार्ज वो है, तीनों मिलकर के इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर मान लो ए पे जो चार्ज रखा है उसका फोर्स निकालना है हमें, जो चार्ज ओ पे प्लेस्ड है उसके ऊपर, तो सबसे पहले तो हमें उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, यानी ए का फोर्स निकालना है ओ पे तो डिस्टेंस चाहिए विच इज ए ओ। ऐसे ही बी का, जो बी पे जो चार्ज है उस पर उसका फोर्स निकालना है ओ पर, तो बी और ओ के बीच का डिस्टेंस चाहिए, और फिर ऐसे ही सी से ओ का डिस्टेंस चाहिए। तो क्योंकि सेंट्रोइड जो होगा ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो जितना डिस्टेंस होगा ए ओ उतना ही होगा बी ओ, उतना ही होगा सी ओ। यानी कि कोई भी एक हम डिस्टेंस निकाल लें तो सारे डिस्टेंसेस ये इक्वल हो जाएंगे। तो इस डिस्टेंस को हम कैसे पता करें, तो उस डिस्टेंस को हम ऐसे निकालेंगे कि जैसे मान लो यहां पर देखो मैंने एक ट्रायंगल दिखाया है ओ बी और डी। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा ये वाला, ये 60 डिग्री का होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है ये साइड बाइसेक्टर भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि ये जो एंगल होगा इसमें, ये वाला जो कि मैंने डायग्राम में 30 डिग्री करके दिखाया है, ओ बी डी, तो ये एंगल 30 डिग्री हुआ क्योंकि जो लाइन है वो मीडियन है और वो 60 डिग्री को इक्वल एंगल में बाइसेक्ट कर देगी। तो ये एंगल इस तरीके से 30 डिग्री का आ गया। तो अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, देखो इसमें बी ओ डी, ट्रायंगल बीओडी में अगर मैं बीओ को मान लू आर, तो आर अपॉन L/2, L/2 अपॉन आर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया पहले तो, क्योंकि जो मीडियन होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में नॉर्मल भी होता है ऑपोजिट साइड पे। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। तो ट्रायंगल जो होगा ये BOD, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, और ये 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। एंगल के साथ का जो होता है उसको बेस कहते हैं, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है। तो L/2 हो गया बेस और R हो गया इसका हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस है L/2 और हाइपोटेनियस है इसका R मान लिया। तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा इज हियर 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, यानी कॉस 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा L/2R इक्वल टू कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 हमारा होता है √3/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी, पहले तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी L/√3। तो ये आर की वैल्यू निकाल दी, L/√3 आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इसमें हम, मैंने बताया कि तीनों लेंथ जो होगी AO इक्वल होगा BO इक्वल होगा CO, और सबको हमने मान लिया R, एंड ऑल आर इक्वल टू आर L/√3। तो ये हमारा आ गया AO BO और CO, तीनों को तीनों इक्वल होंगे और सबको मैंने R मान लिया, एंड ऑल आर इक्वल टू L/√3। तो क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, देखो O से A का और B का और C का डिस्टेंस सेम है, कॉर्नर पे चार्जेस भी सेम है, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा होगा Q नोट पे, वो जितना लगा रहा होगा A वाला चार्ज उतना ही लगा रहा होगा B वाला, उतना ही लगा रहा होगा C वाला। तो तीनों फोर्सेस इक्वल होंगे, यानी कि जो फोर्स होगा A का वही होगा फोर्स B का, वही होगा फोर्स C का, सबको मैं F मान लेता हूं, और सारा होगा कितना, Q नॉट बाई R²। तो ये जो A पे चार्ज है और B पे चार्ज है और C पे चार्ज है, ये जो सेंटर वाले पे चार्ज यानी सेंट्रोइड वाले पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो होगा Q नॉट बाई R², जहां पर R की वैल्यू है L/√3। इसको हम सबसे लास्ट में डालेंगे जब हमारा नेट फोर्स आ जाएगा, उसके बाद अभी हम इसको R के फॉर्म में भी छोड़ देते हैं। अब देखो मेन चीज होता है इसमें हमें डायरेक्शन निकालना, क्योंकि हमें इन तीनों फोर्सेज का रिजल्टेंट निकालना है। तो जैसे मान ले पहले हमें रिजल्टेंट निकालना है A और B का, यानी A जो फोर्स लगा रहा है और B जो फोर्स लगा रहा है Q नोट पे, उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो इन फोर्सेज की वैल्यू चाहिए जो हमने निकाल लिया है, और एक हमें उनके बीच का एंगल चाहिए। तो एंगल के लिए सबसे पहला काम होता है डायरेक्शन निकालना। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फोर्स किस पर निकालना है, जो O पे चार्ज प्लेस्ड है यानी कि Q नॉट, वो फोर्स किधर की तरफ होगा। तो इसके लिए सिंपल सी एक चीज ध्यान रखो कि जिस पर फोर्स निकालना है उस चार्ज को इमेजिन करो हमने फ्री छोड़ दिया, तो किधर भागेगा। तो जैसे ये चार्ज है +Q और Q नॉट भी है +Q, अगर इसको +Q नॉट को फ्री छोड़ दिया जाएगा तो Q नॉट को रिपेल करेगा किस तरफ, जिस तरफ मैंने एरो दिखाया है FA, यानी कि इस तरफ, इधर। यानी कि ये फोर्स जो A लगा रहा है Q नॉट पे, उसका डायरेक्शन हो गया। कैसे निकाला डायरेक्शन, जिस पर फोर्स निकालना है इमेजिन करो उसको हमने फ्री छोड़ दिया, और देखो कि दूसरे चार्ज के फोर्स की वजह से वो किधर भागेगा। तो क्योंकि A पे जो चार्ज प्लेस्ड है वो O वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये सीधा जो एरो का डायरेक्शन दिखा रहा है D की तरफ, उसकी तरफ भागेगा, रिपल्सन से रिपेल कर देगा उसको। तो ये A का डायरेक्शन हो गया। ऐसे ही जो B लगा रहा है O पे फोर्स, जो B पे चार्ज है, वो जो O वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है वो FB की तरफ लगा रहा है, क्योंकि वो भी इसको रिपेल करेगा, ये दोनों पॉजिटिव है। ऐसे C जो है वो C से ऑपोजिट साइड वाले पे लगाएगा। तो इस तरह से तीनों का फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है A और B का पहले, तो ये बीच ये वाला एंगल चाहिए हमें। ये एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल है 90, ये भी है 90। क्यों, क्योंकि मीडियन जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो नॉर्मल भी होता है, और ये एंगल हो गया 60। तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है, कौन सा, ODC, और इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, मान लो E। ये क्वाड्रिलेटरल बना, क्वाड्रिलेटरल के तीनों चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। इनमें से एक है ये 90 डिग्री, दूसरा भी है 90 डिग्री, एक है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा ऊपर वाला, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, जो कि एंगल है EOD, ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। कैसे आ जाएगा, देखो क्या करेंगे इसमें हम, ट्रायंगल कौन सा था, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल कौन सा था, ये क्वाड्रिलेटरल EODC, इन क्या लिखेंगे, इन EODC में क्या होगा, ये EODC में 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस जो एंगल मान लो हमें नहीं पता कौन सा एंगल है वो, जो कि हमें निकालना है EOD, एंगल EOD प्लस 60 इक्वल्स टू 360। तो यहां से जो एंगल EOD आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। ये EOD एंगल आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो FA और FB है उनके बीच का हमारे एंगल पता लग गया। तो रिजल्टेंट क्या होगा, क्या निकालेंगे अब, नेट फोर्स ऑफ FA एंड FB कैसे निकालोगे, लेट दिस फोर्स इज F1, मान लो F1 है।
तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 FA FB cos 120। अब यहां पर देखो क्या है, एफ ए को भी मैंने एफ मान लिया था, एफ बी को भी मैंने एफ मान लिया था, तो मैंने एफ लिख दिया इसको। तो ये एफ ए भी एफ, एफ बी भी एफ, और cos 120 होता है -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2f² माइनस f², तो दिस विल बी f, यानी कि जो f1 आ गया, यानी कि जो रिजल्टेंट आ गया किस किस का, रिजल्टेंट आ गया हमारा fa और fb का, ये f के इक्वल ही आ गया। यानी कि दो फोर्स अगर इक्वल होगा और उनके बीच में 120 का एंगल होगा, तो ध्यान रखना उनका रिजल्टेंट उनमें से किसी एक फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर ही है तो दोनों के इक्वल होगा, ऐसे बोल सकते हैं। और क्योंकि दोनों बराबर है तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल मिडिल में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये जो F1 आया हमारा वो इस तरफ आएगा, दिस इज इक्वल टू F1, ये F1 का डायरेक्शन हो गया। क्यों आएगा बिल्कुल मिडिल में? बिकॉज FA और FB इक्वल है, तो दोनों की बराबर चलेगी, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा दिस विल लाई एग्जैक्ट मिडवे बिटवीन FA एंड FB, तो ये इनके बीच का रिजल्टेंट आ गया जो कि F1 है। अब ध्यान से देखो कि F1, अब हमें क्या निकालना है, पहले हमने दो का रिजल्टेंट निकाला, FA और FB का, दैट इज F1, और F1 की वैल्यू भी FI है और उसका डायरेक्शन भी दिखाया, और ये जस्ट ऑपोजिट है FC के। तो हमने पहले दो का रिजल्टेंट निकाला, अब क्या करेंगे, उसका रिजल्टेंट हम तीसरे के साथ निकालेंगे, FC के साथ। तो यहां से ध्यान से देखें डायग्राम से, तो F1 और FC बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ऑपोजिट चीजों के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, अब नेट फोर्स निकालेंगे, तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, अब नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q0 कितना हो जाएगा, मान लेते हैं F, और दिस विल बी रिजल्टेंट ऑफ FC² F1², क्योंकि अब FC और F1 का रिजल्टेंट निकालना है, पहले दो का निकाला फिर उसका तीसरे से निकालेंगे, प्लस 2FC F1 cos 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है, डायग्राम में दिखाया मैंने अभी। अब यहां से ध्यान से करेंगे तो FC भी F है, F1 भी F है, तो ये 2f² हो जाएगा, और cos 180 होता है -1, तो ध्यान से अगर देखो तो दिस विल बी 2f² माइनस 2f², दिस विल बी 0, तो F नेट आ गया हमारा 0। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो बताया मैंने, तो आपको कभी भी अगर ऐसा डायग्राम दिखे कि कोई भी रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट हो, नोट करके लिख लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर कोई भी रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल या स्क्वायर या पेंटागन या हेक्सागन, और एनी टाइप ऑफ गन, एनी टाइप ऑफ गन, कोई भी टाइप ऑफ गन हो, है ना, तो अगर इनके कॉर्नर पे सेम चार्जेस होते हैं, इसमें एक और चीज ध्यान रखना, ये क्यूब भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, तो कोई भी अगर आपको लगे कि ये रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है और कॉर्नर पे सेम चार्जेस रखा है, तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि चाहे ट्राइंगल, अगर 1 मार्क्स में आता है तो ऐसे लिख देंगे, 3 मार्क्स में आएगा तो पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे। तो कभी भी अगर रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है और उसके कॉर्नर पे सेम चार्जेस है, तो सेंटर पे हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
कोई भी चार्ज हो सेंटर पर रखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 0। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम्पल को एक बार और करके देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी का हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे।